गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ अर्ली ह्यूमन फ्रॉम ट्रीज। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग जब पेड़ों पे रहा करता था उस समय से लेकर टू केव्स, जब उसने गुफाओं में रहना शुरू किया, एंड ओपन एयर साइट्स, कि जब उसने ओपन एरियाज़ की अगर बात करें, कुछ ओपन ऐसे एरियाज थे जहाँ से हमें जो ह्यूमन बीइंग है उसके हमें स्केल्टन्स मिले हैं, या कुछ ओल्ड एरियाज़ जो हैं, ओल्ड ओपन एरियाज़ हैं जहाँ से हमें कुछ पत्थर के एविडेंस मिले हैं, स्टोन के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिनके बेस पे हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। वी आर ऑन श्योरर ग्राउंड्स completely confident when we try to reconstruct the evidence for a pattern of readiness। कि अगर हम बात करें अपने एविडेंसेस की, तो हमारे जो एविडेंसेस है उनको लेकर बहुत सारी हाइपोथेसिस चली थी, और उन्हीं हाइपोथेसिस को बेस बनाकर ये बात कही जा सकती है कि प्रारंभ में जब ह्यूमन बीइंग रहता था, चाहे वो किसी भी एरिया में था, जहाँ वो रहा, उसने साक्ष्य या फिर कुछ उसने एविडेंसेस छोड़े, ठीक है। और उन्हीं के आधार पे हम ऐसा मान सकते हैं, या हमारी जो कोशिश है वो और ज़्यादा की जा सकती है। और अगर हमें ऐसे रिसोर्सेज और मिल जाए, ऐसा माना जाता है कि सच टाइप ऑफ एविडेंस अगर हमें और मिल जाए तो और ज़्यादा हम हमारी जो डिस्कवरीज हैं उसको लेकर हम श्योर हो सकते हैं। ऑन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ बाय प्लॉटिंग। प्लॉटिंग होता है कि अगर जांच करना है किसी भी चीज़ की, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुल शिल्प जो कृतियाँ होती है उनकी बात की जाए, कि अगर उपलब्ध साक्ष्यों की अगर हम बात करें या उनके पुनर्निर्माण की बात करें, तो जो ओल्ड ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो निर्मित शिल्प कृतियाँ थी उनके फैलाव की जांच करनी हमें होगी, या उसी तरीके से हमें क्या करना होगा, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, उनकी हमें कम्प्लीटली जांच करनी पड़ेगी। आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट दैट आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। की शिल्प कृतियाँ मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, और उनमें हम किन किन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। द टर्म्स कैन रेफर टू ए वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। टूल्स, पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स एंड इनग्रेविंग्स। मीन्स कि इन सारी चीज़ों को उनके अंदर क्या किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, या मनुष्य के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई उनको कंसीडर किया गया आर्टिफैक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ फ्लैग टूल्स एंड हैंड एक्सेस हैव बीन एग्जीक्यूटेड एट किलाम्बे एंड इन द एरिया ऑफ रीजन, या एरिया ऑफ अगर हम बात करें केन्या की, या फिर बात करें ओलोजेसाइली की, ओलोजेरेसाइली, ठीक है, इट इज़ इन केन्या। कि दोनों ही पार्ट्स के अंदर हमें क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, और उन्हीं को हमने क्या किया, एक एज एग्ज़ाम्पल लिया, एक तरीके से उनको एज एविडेंस लिया, जहाँ पे लगभग ऐसा माना जाता है कि 7 लाख साल से लेकर 5 लाख साल पहले की चीज़ें हैं वो हमें मिली हैं, ठीक है। दीज फाइंड्स आर डेटेड बिटवीन 7 लाख टू 5 लाख ईयर एगो। कि केन्या के अलग अलग साइट्स के ऊपर जो चीज़ें हमें मिली है, जो हाथ से बनाई गई टूल्स हैं वो मिली हैं, या फिर कुल्हाड़ी मिली है, तो उन चीज़ों को एज ए एविडेंस हम यूज़ करते हैं, और उन्हीं को बेस बनाकर हम आगे की जो थ्योरीज़ हैं, आगे की जो स्टडी है, उन्हें कंटिन्यू करते हैं। हाउ डिड दीज टूल्स अकोमुलेट्स इन वन प्लेस। कि जो चीज़ें मिली वो एक प्लेस के ऊपर कैसे आई। इट मीन्स केन्या के जिन जिन एरियाज़ में हमें कुछ फॉसिल्स मिले या कुछ स्टोन टूल्स मिले, तो वो एक ही प्लेस पर कैसे आई, ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है। It is possible that some places where food resources were abundant
वर विजिटेड रैपिडली। ऐसा माना जाता है कि शायद जहाँ ये रिसोर्स मिले वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें भी रहीं, और ऐसा भी माना जाता है कि ह्यूमन बींग ने शायद इन एरियाज़ में फ्रिक्वेंटली विज़िट किया हो, वो लगातार इन एरियाज़ में आया हो, और इन एरियाज़ में आकर उसने जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो की होंगी, तो शायद वो अपने पीछे कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण या कुछ एविडेंसेस छोड़ गया होगा। इन सच एरियाज पीपल वुड टेंड टू लिव बिहाइंड ट्रैक्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड presence इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट। इट मीन्स कि ह्यूमन बींग जिन जिन एरिया में उसका आवागमन रहा, जिन जिन एरियाज़ में ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ थी, शायद उन एरियाज़ में ह्यूमन बींग ने कुछ साक्ष्य छोड़े, कुछ प्रमाण छोड़े, या कुछ चीज़ें बिखरी हुई रह गई होंगी। चाहे हम शिल्प कृतियों की बात करें, ठीक है, और जिन एरियाज़ में उनकी विज़िट कम रही होगी, जिन एरियाज़ में वो फ्रिक्वेंटली नहीं गया होगा, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ टूल्स जो हैं वो शायद कम मिले होंगे, ठीक है। और इसे अगर हम समझने की कोशिश करें, द वेरी फर्स्ट वन इज़ द डिपॉजिटेड आर्टिफैक्ट्स वुड अपीयर्स ए पैचेस ऑन द लैंडस्केप। ऐसा माना जाता है कि जो चीज़ें बिखरी हुई थी, या जिन चीज़ों की बात करें, चाहे वो किसी भी एरिया में विजिट की गई, किसी भी एरिया से उनको लिया गया, तो ऐसा माना गया कि लैंड के ऊपर वो सारी चीज़ें एक एविडेंस के रूप में देखी गई, ठीक है। द प्लेस दैट वर लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड शुड हैव फेवर आर्टिफैक्ट विच में हैव्स बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस। कि जहाँ ह्यूमन बींग फ्रिक्वेंटली आया होगा तो वहाँ भी उसने क्या किया होगा, जो भी स्टोन टूल्स हैं उनको उसने छोड़ा होगा, तो वहाँ उनकी सेंट्रलाइजेशन उनका ज़्यादा रहा होगा, या वहाँ पे स्टोन टूल ज़्यादा फैले होंगे। बट जहाँ ह्यूमन बींग कम गया, तो वहाँ शायद ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें शायद ज़्यादा ना बिखरी हों, ज़्यादा ना आई हों, ठीक है। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा बिलीव किया जा सकता है, ऐसी हाइपोथेसिस लगाई जा सकती है बाय द हिस्टोरियंस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द some locations could have been shared by hominids, other primates and carnivores. It means ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है, या एक तरीके का ऐसा एरिया था जहाँ होमिनिड और प्राइमेट्स और मांसभक्षी कार्निवर्स जो होते हैं वो मांसभक्षी होते हैं। ऐसा बिलीव किया गया कि शायद एक टाइम में सब लोग एक जगह विज़िट करते होंगे, एक जगह रहते होंगे, ठीक है। और अगर उनके रहनों की बात की जाए, या उनके इस टाइम की बात की जाए, तो शायद ये टाइम रहा होगा लगभग 4 लाख साल से लेकर लगभग 1,25,000 साल पहले। और शायद इस दौरान ह्यूमन बींग गुफाओं में रहा होगा, या फिर उसने खुले एरियाज़ में, ओपन साइट्स में उसने रहना शुरू कर दिया होगा। अब ऐसा क्यों कहा गया? बिकॉज़ कुछ साइट्स हमें मिली, फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस में अगर बात करें, लज़रेट गुफा की बात की जाए, या कुछ दूसरी गुफाओं की बात की जाए, तो वहाँ भी कुछ हमें एविडेंसेस मिले इस बात को लेकर। लुक एट द डायग्राम बिलो टू सी हाउ दिस मे हैव वर्कड। कि अगर हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, तो सेम टाइम हमें समझना होगा होमिनिड, प्राइमेट्स और मांसभक्षियों को, ठीक है। इनपुट और एग्जिट दोनों को देखना होगा, ठीक है। होमिनिड्स इन ट्रीज, सबसे ऊपर का जो एरो है, पेड़ों के ऊपर सपोज मान लें कि उस टाइम होमिनिड्स जो थे वो रहते थे। लिपियार्ड्स फीडिंग्स ऑन ट्रीज, कि शायद उस टाइम लिपियार्ड्स की बात करें, शायद वो भी पेड़ों के ऊपर रहते होंगे। इट मीन्स दोनों के द्वारा ही क्या किया गया, जो मांस था, जो मीट थी, या कुछ दूसरे जो रिसोर्सेज थे उनको खाया गया। और जब उन्होंने चीज़ों को खाया तो उनकी कुछ बची हुई जो बोन्स हैं वो शायद अर्थ के ऊपर गिर गई होंगी, ठीक है। तो नीचे कुछ आपको हड्डियां नज़र आएंगी, ठीक है। कार्निवर्स कैरिंग, अगर हम बात करें कि मांस लाते हुए अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एनिमल्स जो
जो मांस जो था उसको कैरी करते थे, और कैरी करके वो एक पेड़ के नीचे उन्होंने आकर उनको काटना शुरू किया या उनको खाना शुरू किया, तो वहाँ भी कुछ बोन्स बची होंगी एज ए एविडेंस। तो ऐसा माना गया कि चाहे ह्यूमन बींग नीचे बैठ के रिसोर्सेज को यूज़ किया हो या पेड़ों के ऊपर, तो वहाँ उसने कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी। द नेक्स्ट वन इज़ होमिनिड्स कैरिंग। ठीक है, इट मीन्स होमिनिड्स की अगर बात करें, वो पत्थर लेकर आया और पत्थर जो थे उनको नियर द ट्रीज़ अगर जिनको ब्रेक किया गया, उनको तोड़ा गया, तो शायद वहाँ पे पत्थर रह गए होंगे। नॉन होमिनिड्स प्राइमेट्स मूविंग थिंग्स अराउंड। इट मीन्स गैर जो होमिनिड जो स्तनपाई थे, उन्होंने वस्तुओं को इधर उधर वो लेकर गए और शायद पेड़ों के नीचे शायद वो रहे होंगे, तो उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई होंगी या कुछ चीज़ें उन्होंने पेड़ों के नीचे छोड़ दी होंगी। ठीक है, अदर प्राइमेट्स इन ट्रीज, दूसरी साइड अगर देखेंगे तो पेड़ों पर अन्य स्तनपाई की बात की जा सकती है, वो भी रहे होंगे। स्कार्विजियर्स रिमूव कि देखिए अपमार्जक निकालते हुए, इट मीन्स जो बोन्स थी, हड्डियाँ थी, अगर उनको अगर देखेंगे, चोइंग की बात अगर की जाए, चबाने की बात की जाए, तो कुछ चीज़ों को उन्होंने क्या किया एट दैट टाइम बाय द ह्यूमन बीइंग, बाय द डिफरेंट स्पीसीज, चीज़ों को चबाया गया और एज इट इज़ हड्डियाँ जो थी वो वहीं रह गई। इट मीन्स किसी भी तरीके से, चाहे इनपुट को देखें चाहे आउटपुट को देखें, तो ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ शायद की गई होंगी। ठीक है, और इसी रीज़न बीइंग कुछ पेड़ों के नीचे, कुछ ओपन साइट्स के अंदर जो एविडेंस थे वो शायद हमें देखने को मिले। इट मीन्स एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी हाइपोथेसिस ऑफ दी जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा, या ऐसा सुझाव दिया जाता है कि पहले होमिनिड और होमो हिबिलिस जो थे संभवतः एक ही एरिया के अंदर बैठते होंगे शायद, और एक ही तरीके की चीज़ें शायद वो खाते होंगे। पर ऐसा माना जाता था कि उनके स्लीपिंग का जो एरिया था शायद वो अलग रहा होगा, शायद वो पेड़ हो सकते हैं, शायद वो गुफा हो सकती है, या फिर कोई अलग एरिया। ठीक है, ज़्यादा हम डेप्थ में यहाँ नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज कुछ चीज़ें सेल्फ स्टडी के लिए भी ज़रूरी होती हैं। ओपन एयर साइट्स। नाउ we talk about the different sites that are founded by the historians. Between 4 lakh to 1,25,000 year ago, caves and open air sites begins to be used. ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि शायद ह्यूमन बींग ने, ठीक है, 4 लाख साल से लेकर 1,25,000 साल पहले गुफाओं में या ओपन एयर जो साइट्स थी, जो खुले एरिया थे, उनमें रहना शुरू किया होगा। एविडेंस फॉर दिस कम्स फ्रॉम साइट्स ऑफ यूरोप। ऐसा माना जाता है कि यूरोप की कुछ साइट्स से शायद ऐसे एविडेंस मिले होंगे। अगर इनमें से जिक्र करें हम, सबसे पहले जो रिसोर्सेज हमें मिले या एविडेंसेस जो मिले, वो दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट दीवार की जो गुफा थी, या लेजरेट जो गुफा थी, उसकी अगर बात करें तो उसका जो साइज़ था 12x4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट अगेंस्ट द केव विल्स, कि लगभग एक पत्थर को काट के एक गुफा बनाएगी जिसका आकार लगभग था 12 को मल्टीप्लाई करें 4, इतने मीटर की वो गुफा थी। इसके अगर अब गुफा तो बनी, बट उसके अंदर भी शायद कुछ चीज़ें होंगी। इनसाइड इट वर 2 हार्थेस एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड रिसोर्सेज। पहली बात तो जैसे गुफा में देखा गया तो उसके अंदर 2 चूल्हे थे। ठीक है, उन चूल्हों को देखा गया। इसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट, बर्ड्स एग एंड फ्रेश वाटर फिश, कि ये भी चीज़ें थी वहाँ पे। इसके अलावा ट्राउट, पर्च एंड कार्प, इन सब के वहाँ एविडेंसेस या जो भी बची हुई चीज़ें थी उनकी वहाँ मिली, बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर तक ये प्रिजर्व रही, ख़त्म नहीं हुई। तो जब भी डिस्कवरीज हुई, जब भी किसी ने इनको डिस्कवर किया, तो शायद ये बची हुई थी। ठीक है, एट अनदर साइड टेरा आमटा ऑन द कोस्ट ऑफ द साउथर्न फ्रांस, कि अगर हम दूसरी एक साइड की और बात करें जो कि थी टेरा आमटा, जो साउथर्न
जो फ्रांस था वहाँ थी। फ्लेम्सी शेल्टर होता है कि कुछ टाइम के लिए शेल्टर बनाना, टेम्परेरी शेल्टर की बात की जा सकती है। विद रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रास वर बिल्ट टू शॉर्ट टर्म्स सीजनल विजिट, कि शायद ह्यूमन बींग ने कुछ झोंपड़ियाँ बनाई होंगी एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए या एक शॉर्ट टर्म विजिट के लिए, ठीक है। तो उनके कुछ एविडेंसेस भी हमें मिले, कहाँ, साउथर्न जो फ्रांस था उनके कोस्टल एरियाज़ में। द नेम ऑफ एरियाज़ टेरा आमटा या टेरा आमटे, ठीक है। दिस इज़ ए रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हट एंड टेरा आमटा. The ladders of stone builders were used to support the sides of hut. The small scatters of stones on the floor were places where peoples made stone tools. The black spot marked with an arrow indicates a hearth. It means ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने जो झोंपड़ियाँ थी उनको बनाया होगा, ठीक है, उनका निर्माण किया होगा, तो उनको किनारों को सहारा देने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स बाहर की आप इस पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे, तो आउटर साइड में जो हट है उसके बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया। फर्श पर जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो इस चीज़ का एविडेंस है झोंपड़ी के अंदर कि शायद यहाँ पे ह्यूमन बींग बैठा होगा और बैठकर उसने यहाँ जो औजार थे उनको बनाया होगा, शायद उसने कुछ चीज़ें बनाई होंगी। इसके साथ साथ इस झोंपड़ी की बिल्कुल मिडिल साइड में आपको एक एरो दिखेगा ब्लैक कलर का, ठीक है। तो वहाँ कुछ जो चूल्हे हैं उनको दिखाया गया है। इट मीन्स यहाँ ह्यूमन बींग शायद जो होमिनिड्स जो थे वो आए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ थी उनको किया होगा, ठीक है। Pieces of baked clay and burnt bones along with stone tools dated between 1.4 and 1 million year have been found in कि अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ दूसरी एविडेंसेस की अगर बात करें तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हमें देखने को मिले या कुछ ऐसे एविडेंसेस भी हमें देखने को मिले जिनमें अगर बात करें बैक्ड क्ले की, जली हुई मिट्टी या पकाई गई मिट्टी को, ब्रंट बोन जली हुई हड्डियाँ, और इसके अलावा स्टोन टूल्स, ठीक है, जिनकी एज को रेटिफाई किया गया या क्लैरिफाई किया गया कि उनकी जो एज थी वो 1.4 to 1 मिलियन ईयर की थी, ठीक है। और अगर इन्हीं के एरियाज़ की बात की जाए कि कौन कौन से शायद वो एरियाज़ रहेंगे, तो चोसोवाजा एरिया, ठीक है, एंड अगर केन्या की बात करें तो स्वार्ट्सकॉन्स, ठीक है, एरियाज रहा होगा। और ये दोनों के दोनों एरिया शायद साउथ अफ्रीका के होंगे एट दैट टाइम, ठीक है। वर दीज द रिजल्ट ऑफ ए नेचुरल बशफायर और वॉल्केनिक इरप्शन, ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है, या कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी गई होगी कि शायद इन झोंपड़ियों में जो आग लगी, ठीक है, वो शायद मे बी बाई नेचर लगी होगी, और मे बी ऐसा हो सकता है कि इन झोंपड़ियों में जो आग लगाई गई वो शायद एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग लगाई गई होंगी। और वर दे प्रोड्यूस थ्रू द डेलिब्रेट कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, वी डू नॉट रियली न्यू, जब वी डोंट नो रियली what happened at that time. It means अगर झोंपड़ियों के अंदर हम अगर चूल्हों की बात करें तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद जो आग लगाई गई, जो फायर उस टाइम लगाई गई होगी या आग जलाई गई होगी, वो वेरी कंट्रोल रही होगी। बट इस बारे में कोई श्योर एविडेंसेस नहीं है, कोई परमानेंट चीज़ ऐसी नहीं मिली आज तक हमें, तो एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। हाथरस ऑन द अदर हैंड्स आर इंडिकेट्स ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर, यानी चूल्हों का मिलना झोंपड़ियों में, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद चूल्हों के द्वारा जो आग है उसे स्टार्ट किया गया हो, उसको लगाया गया हो, और वो पूरी की पूरी कंट्रोल की गई बाय द एंशिएंट ह्यूमन बीइंग। दिस हैड सेवरल एडवांटेज, फायर प्रोवाइड्स वार्मथ, इट मीन्स चूल्हों का झोंपड़ियों में होने के कुछ फ़ायदे थे,
कि शायद चूल्हों में जो आग जली उससे उन्हें गर्मी मिली होगी। लाइट इनसाइड स्किव, शायद गुफा के अंदर लाइट रही होगी उससे। एंड कुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, शायद इसे पकाने के काम में लिया हो गया। बिसाइड फायर वाज यूज्ड टू हार्डन वुड, किस बाद में जो वुड थी, लकड़ियाँ थी, उन्हें ठोस करने के लिए, कठोर करने के लिए शायद फायर का यूज़ किया हो गया। एज फॉर इंटेंस द टिप ऑफ द स्पीयर, कि शायद ऐसा भी रहा होगा कि जो भी ह्यूमन बीइंग के टूल्स रहे होंगे, अगर भालों की बात करें, उनको नुकीला करने के लिए फायर का यूज़ किया गया होगा। इट मीन्स फायर वॉज यूज्ड एट दैट टाइम फॉर डिफरेंट पर्पस, चाहे वो कुछ भी था। ठीक है। द यूज ऑफ हीट आल्सो फैसिलिटेट्स द फ्लैंकिंग, शार्पिंग द टूल्स as important fire could be used to scare away dangerous animal. It means at that times the fire used for making tools, उन्हें तीखा करने के लिए, नाइफ जैसी उन्हें शेप देने के लिए। एंड इसके अलावा फायर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट किसके लिए, कि जो बड़े जानवर जो थे या उस टाइम खतरनाक जो एनिमल हुआ करते थे, डेंजरस जो एनिमल्स हुआ करते थे, उनको भगाने के लिए भी शायद फायर का यूज़ किया जाता होगा। ठीक है। शायद ऐसा होगा कि उस टाइम ह्यूमन बीइंग ने क्या किया होगा, जो आग थी उसका यूज़ किया होगा जानवरों को भगाने के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द अर्ली ह्यूमंस एंड मेकिंग टूल्स, मीन्स प्रारंभिक मनुष्य और औजारों का निर्माण। टू स्टार्ट विद इट्स यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ द टूल्स एंड टूल्स मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि स्टार्टिंग में मनुष्य ने औजारों का इस्तेमाल किया हो या हथियारों का इस्तेमाल किया हो, ठीक है, या अपनी जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको सेंट्रलाइज रखा हो टूल को लेकर। ऐसा बहुत कह पाना ठीक नहीं है, या ये चीज़ें शायद सीमित रही होंगी। ठीक है, ऐसा भी है। वर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट टू असिस्ट देम विद फीडिंग्स, hygiene and social encounters, and while froggings for foods, some chimpanzees use tools that they have made. ऐसा बिलीव किया जाता था कि औजार बनाने की जो विशेषता थी, या औजार बनाने को लेकर अगर हम बात करें, तो शायद अगर हम वर्ड्स की बात करें, ठीक है, या शायद कुछ जानवरों की बात करें, ठीक है, तो शायद कुछ पक्षी जो थे वो भी इस बात के लिए जाने जाते थे कि शायद वो भी हथियार बना पाएँ। ठीक है, और उन्हें भोजन प्राप्त करने या अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने या सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए जो वर्ड्स थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, टूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। और इसी प्रकार एज इट इज़ कुछ चिंपैंजी भी अपना भरण पोषण करने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते होंगे, और शायद चिंपैंजी ने भी इन औजारों को खुद बनाया होगा, ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है। However, there are some features of human tools making that are not known among ape. ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन बीइंग ने जो औजार बनाए, ठीक है, शायद वो चिंपैंजी के जो औजार बनाए गए उनसे थोड़े अलग थे, या यूं कह लीजिए जो चिंपैंजी थे उन्होंने एज इट इज़ ह्यूमन बीइंग के जो औजार थे वैसे उनमें कला नहीं थी, वैसे टूल मेकिंग उन्हें नहीं आती थी। As we have seen, the evolution of the hands, certain anatomicals and neurologicals related to the nervous system's adaptations have led to the skilled use of hand, probably due to the important roles of tools in human life. कि जब हमने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग ने किस तरीके से अपने हाथ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की, किस तरीके से उसने अपने सारे काम हाथ से करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मनुष्य का अपने शारीरिक जो एक्टिविटीज़ थी उनके ऊपर, और इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम यानी स्नायु जो तंत्र था उसका प्रयोग करना शुरू किया, और उन्हीं से अपने हाथ की जो एक्टिविटीज़ थी शायद उनको उसने कंट्रोल किया होगा, और अपने इम्पॉर्टेंट जो टूल्स थे शायद उनको
बनाया होगा और इन्हीं टूल्स ने ह्यूमन लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल पे किया होगा. Moreover, the way in which humans use and make tools often require a greater memory to complex organizational skills, both of which are absent in app. कि अगर हम बात करें मनुष्य की, तो शायद मनुष्य की अगर बात करें तो वो काफ़ी पावरफुल था टूल मेकिंग प्रोसेस को लेकर. ठीक है, उसकी मेमोरी बड़ी तेज़ थी. मनुष्य की जो थिंकिंग पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी. इसके अदर हैंड की अगर बात करें तो एट दैट टाइम्स ह्यूमन हैविंग ग्रेट नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में रखता था, और शायद यही चीज़ें अपसेंट रही होगी वानरों के अंदर, चिंपैंजीज में, ऐप के अंदर. ठीक है, शायद जो वानर थे, ऐप थे, वो अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए जिस तरीके से शायद ह्यूमन बीइंग ने किया होगा. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम फ्रॉम द साइट्स इन इथोपिया एंड केन्या. ऐसा बिलीव किया जाता है कि पत्थरों को जो स्टोन टूल्स थे उनको लेकर कुछ जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, सबसे जो ओल्ड एविडेंसेस माने जाते हैं, दैट इज़ कम फ्रॉम द इथोपिया एंड केन्या. ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स मेकर्स वर द ऑस्ट्रोलोपिथिक्स. ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि स्टार्टिंग में जिन लोगों ने टूल्स बनाए, स्टोन टूल्स बनाए, वो शायद ऑस्ट्रोलोपिथिक्स रहे होंगे, या सबसे महत्वपूर्ण स्टोन टूल बनाने वाले जो लोग थे वो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स थे. As in the case of other activities, we don't know whether tools making was done by men or the women. ऐसा माना जाता है कि उस टाइम जितने भी स्टोन टूल्स बनाए वो क्या अकेले मेल ने बनाए या फीमेल ने, या दोनों ने मिलकर. इसके रिगार्डिंग शायद कोई एविडेंसेस नहीं है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ मेल ने बनाया होगा या सिर्फ फीमेल ने बनाया होगा. ये भी हो सकता कि शायद दोनों ने बनाए हो, बट उसके बाद भी कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ चीज़ें लिखी गई बाय दी हिस्टोरियंस. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट स्टोन टूल्स मेक्स वर बोथ मेल एंड वीमेन. ऐसा माना गया, ऐसा बिलीव किया गया, या ऐसा पॉसिबल था कि टूल्स को दोनों ही लोगों ने बनाया. Women in particularly may have made and used tools to obtain food for themselves as well as to sustain their children after weaning. The act of process of causing baby or young animals to stop feeding on its mother milks and start eating food. ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं थी शायद उन्होंने हथियार या औजार जो थे उनको बनाया होगा, बट ऐसा भी था कि स्त्रियां अपने बच्चों को भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजारों को बनाती थी, और शायद उन औजारों का वो यूज़ करती थी फूड को ऑब्टेन करने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए. ठीक है, अबाउट 3500 ईयर एगो इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स फॉर किलिंग एनिमल्स आर एविडेंट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स सच एज स्पीयर थ्रोअर्स एंड बो एंड एरो. इट मीन्स ऐसा माना गया, ऐसा बिलीव किया गया कि लगभग 35,000 साल पहले जानवरों को मारने के जो तरीके थे उनमें चेंजेस आए. ठीक है, ए ग्रेट चेंज इन द किलिंग ऑफ द एनिमल्स नियर अबाउट 3500 ईयर एगो. और इस बात से ये भी पता चलता है कि शायद ह्यूमन बीइंग जानवरों को मारने के लिए जो फेंक के मारने वाले जो हथियार थे, चाहे हम उनमें भालों की बात करें, तीर कमान की बात करें, तो उसमें नई टेक्निक लेकर वो शायद आया होगा, शायद उन चीज़ों में चेंजेस किए होंगे. द मीट दस ऑब्टेन्स वॉज प्रोबेबली प्रोसेस्ड बाय द रिमूविंग द बोन्स फॉलोड बाय ड्राइंग स्मोकिंग्स एंड स्टोरेज. इट मीन्स ह्यूमन बीइंग ने शायद जो मीट ऑब्टेन की एनिमल्स से, उसकी प्रोसेस क्या रही होगी. पहले उसने
जानवर जो थे उनको मारा होगा। मारने के बाद में उनकी हड्डियों से जो मांस था उसे रिमूव किया होगा। उसके बाद में उस मांस को या उस मीट को सुखाया गया होगा। स्मोकिंग का मतलब है कि जो मीट थी उसे पकाया गया होगा। स्मोकिंग का मतलब ये नहीं है कि जो मीट है उसको धुआं दिया गया होगा। आप लोग समझेंगे कि शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ। स्मोकिंग मीन्स जो फूड था उसे पकाया गया एंड आफ्टर दैट उसे फिर क्या किया गया, स्टोरेज कर लिया गया, और इन फ्यूचर जब भी ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत हुई होगी इसकी तो फिर उसे ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम कर लिया होगा। दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजप्शन, कि इस स्टोर किए गए फूड को शायद बाद में यूज़ कर लिया गया होगा। देयर वर अदर चेंजेस सच एज द ट्रैपिंग of fur-bearing animals to use the fur for clothing and inventions of sewing needle। ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि लगभग जो कपड़े थे, जो क्लोथ्स थे, उनकी डेवलपमेंट शायद हुई होगी लगभग 21,000 साल पहले के आसपास। जो भी एनिमल्स थे उनकी स्किन को रिमूव किया जाता था, उनकी स्किन को यूज़ किया जाता था एज ए क्लोथ, कपड़ों के रूप में उनकी स्किन को यूज़ किया जाता था। क्योंकि जो स्किन होती थी उसके ऊपर बहुत सारे फीदर होते थे, पंख होते थे, या उसके ऊपर रेशेदार चमड़ी होती थी, तो उसको एज ए क्लोथ यूज़ किया बाय दी ह्यूमन, या ह्यूमन ने उन्हें कपड़े के तरीके से यूज़ किया। स्लोली डेवलपमेंट आई एंड इन्वेंशन ऑफ द नीडल्स, और जैसे ही नीडल का आविष्कार हुआ तो ह्यूमन बीइंग ने कपड़ों को सीलना शुरू कर दिया, कपड़ों की स्टिचिंग शुरू कर दी। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्वेन क्लॉथिंग्स कम फ्रॉम अबाउट 2100 ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि सबसे जो पुराना एविडेंस हमें मिला किसका, सिले हुए कपड़ों का, वो लगभग 21,000 साल पहले का रहा होगा। बिसाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंच blade techniques to make small chisels, tools sharp from one side, like tools, it was now possible to make engravings on bones, antlers, horns, ivory और wood। ऐसा बिलीव किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि जो टूल्स थे उनके अंदर भी टाइम के अकॉर्डिंग शायद चेंजेस आए होंगे, और औजार बनाने की जो तकनीक थी शायद उनमें भी चेंजेस आए, और शायद इसीलिए जो हथियार थे वो हड्डियों से बनाए गए, सींग से बनाए गए, हाथी दांत से बनाए गए, या लकड़ी से बनाए गए, और इजीली हो गया जो लकड़ियां थी उनके ऊपर निकासी करना, वुड के ऊपर काम करना इजी हो गया ह्यूमन बीइंग के लिए। इट मीन्स उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो चीज़ें थी उनके ऊपर उन्होंने एक तरीके की जो पेंटिंग होती है वो भी उन्होंने की होगी। तो नाउ दिस इज़ द पंच ब्लेड टेक्निक, कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने शायद जो औजार थे उनको बनाया होगा। ए अगर पिक्चर देखेंगे तो इसमें एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से क्या किया गया, हटाया गया है। इट मीन्स दोनों ही पत्थर हैं, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर टकरा के उसे तोड़ा गया होगा शायद। फिर अगर हम बात करें बी की, इसमें एक चपटी सतह तैयार की जाती है। इट मीन्स जो पत्थर है उसको अपर पार्ट को फ्लैट किया जाता है, जिसे प्रहार पंच यानी घन भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके से फेंक के मारे जाने वाला पत्थर भी उसको बोला जा सकता है। अगर हम सी की बात करें तो फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच या हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। सी में देखिए जो भी पत्थर होता है उसके ऊपर शायद हथौड़े से प्रेशर डाला जाता है, शायद हथौड़े से उसको तोड़ा जाता है और अदर फॉर्म में इसे चेंज कर दिया जाता है। देन अगर हम नेक्स्ट डी की बात करें तो इसे धारदार पट्टी बना दी जाती है। इट मीन्स इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिकॉज जब इसे तोड़ा जाता है तो ये एक साइड से बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि शायद इससे छेनी भी बनाई गई होगी, जिससे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी जैसी चीज़ें जो थी उनके ऊपर कुछ चीज़ें बनाई गई होंगी। ठीक है, और अगर हम ई की बात करें, ठीक है,
तो उस के ऊपर आप इजीली देख पाएंगे कि कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है। इट मीन्स डी के अंदर जो भी छैनी या कुछ चीज़ें बनाई गई उनका यूज़ करके ह्यूमन बींग ने क्या किया, अपने हथियारों के ऊपर कुछ पिक्चर डेवलप की होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। यूं ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।